हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां आज शुरुआत हो रही है एक नए मुहिम की, जिसके तहत आप मिलेंगे रोज़ एक नए इंसान से जो सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत आज हमारे साथ एक खास मित्र जुड़े हैं जिनका नाम अरविंद कुमार वर्मा जी है। और मैं आपको बता दूं, ये इनकी पहली नौकरी नहीं है, ये पहला एग्ज़ाम नहीं है जो ये क्वालिफाई किए हैं। इसके पहले इन्होंने, मुझे जहाँ तक सुनने में आया है, आईबी का एग्ज़ाम निकाला था। बिहार एसएससी के अंडर जो आता है बीडब्ल्यूओ पोस्ट, उसकी ज्वाइनिंग लेटर इनको आई थी। फिर भी ये हमारे साथ कोलकाता कस्टम्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो क्यों ये बीडब्ल्यूओ का पोस्ट ज्वाइन नहीं किए? कब इन्होंने सोचा कि मुझे एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है? और कब इन्होंने तैयारी इसकी शुरू की थी? तो आइए मिलते हैं, आज इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। हेलो अरविंद जी। हेलो दीपक जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका आपका मन में ये कब आया कि हाँ, मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए? आपने कब ग्रेजुएशन किया? और आपका स्ट्रीम क्या है? आप साइंस से है, आर्ट्स से हैं? आपको कितनी परेशानी हुई, या आपने आसानी से इसको क्रैक कर लिया? मैं 2011 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया। 2011 में इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी जिससे हम लोग लोगों से जुड़ पाए, कोई जानकारी नहीं थी। तो 1-2 साल सोचने में निकल गया, पूरा 11 वर्ष निकल गया कि करना क्या है आगे। कोई मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति नहीं था, जिसे आप अभी मार्गदर्शन दे रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग के समय में उस तरह कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, पता नहीं चल पाया क्या करना है। तो 1-2 साल तो इसी तरह बीत गया। फिर 2012 में सबसे पहले मैंने फॉर्म सेंटर पे सीजीएल का फॉर्म देखा, उसका पद देखा, बहुत आकर्षक लगा कि भरना चाहिए। फिर उसका तैयारी करना शुरू कर दिया। इसी के बीच में तैयारी करते करते फिर झारखंड सचिवालय का साथ में ही और बिहार सचिवालय का साथ में ही फॉर्म आया था 2014 में। हाँ, तो मेरा मन था कि सचिवालय सहायक ही ठीक रहेगा, अच्छा लगता है। हाँ, जैसा कि स्थायित्व। आपने इसके पहले भी बहुत बार बताया है कि आपका पसंदीदा जॉब जो है बिहार सचिवालय है। हाँ हाँ हाँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मिल नहीं पाया। तो सीजीएल के साथ साथ बिहार सचिवालय सहायक का भी एग्जाम निकला था, झारखंड सचिवालय सहायक का भी एग्जाम निकला था, और ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्जाम निकला था। तो सबके बाद अभी टैक्स असिस्टेंट में ही हूँ मैं। तो टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग आई थी, जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत बीडब्ल्यूओ पोस्ट के लिए आपकी ज्वाइनिंग आई थी। फिर भी आपने यहीं रहने का फैसला किया, कोई खास वजह? मैं बचपन से ही शहर में रहा हूँ। बोकारो की सिटी एक छोटा शहर है, उसी टाइप का माहौल मुझे पसंद था। तो मैं सोचता था कि कहीं भी नौकरी हो तो छोटा शहर में ही नौकरी हो। तो जिसके लिए बेस्ट सचिवालय सहायक होता है, जिसकी पोस्टिंग पटना या फिर कमिश्नरेट में ही होती है, जो कि छोटा शहर ही होता है। इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वो था। लेकिन मेरा 129.75 मार्क्स था और 1.255 मार्क्स से मैं छट गया था। तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिला था, सचिवालय सहायक नहीं मिल पाया था। उसका 131 नंबर उसका कट ऑफ गया था, 131 क्वेश्चन। तो सेकंड प्रेफरेंस मिला था ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जो कि ब्लॉक वगैरह बिहार में उस समय तो बहुत पिछड़ापन था, कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं था रोड का, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशनल फैसिलिटी वगैरह। यही सब सोचने के बाद फिर हम 46 को छोड़ के फिर अब पछतावा होता है, लेकिन उस समय जितना समझ था उसके अनुसार हम छोड़ दिए थे। लेकिन अब अच्छा, ठीक है। जब आपने एसएससी सीजीएल का तैयारी शुरू किया था तो आपको कोई खास परेशानी हुई, या आपने
स्मूथली एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर मैं बस प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही प्रैक्टिस किया था और सेट का, और उसके साथ फिर अजय कुमार सिंह का इंग्लिश का बुक मैंने पूरा पढ़ा था। ठीक है। और मैथ्स के लिए राकेश यादव का जो बुक है बहुत शानदार है वो। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटे बस। 6 से 7 घंटे पढ़ाई करके आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लिए जी। 2014 एसएससी सीजीएल। उसके बाद साथ में ही झारखंड सचिवालय सहायक का मेंस का एग्जाम था, उसमें भी 4 नंबर से मैं छूट गया था। जेपीएससी मेंस आपने लिखा है? हाँ, जेपीएससी मेंस लिखा है मैंने, बीपीएससी 64वीं बीपीएससी मेंस भी लिखा है। अंततः फाइनली उसमें चुनाव नहीं हो पाया मेरा। तो आपने क्या एसएससी एग्जाम देना बंद कर दिया? हाँ, एसएससी एग्जाम देना बंद कर दिया। मेरा मैथ बहुत वीक था, इंग्लिश और जीके सही था, क्योंकि मैं मुख्यतः सचिवालय सहायक का ही प्रिपरेशन करता था। ये सब एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये सब जो एसएससी सीजीएल निकला है वो उस टाइप से सोच सकते हैं वो निकला। आपकी ग्रेजुएशन किस चीज़ से है? आप आर्ट से ग्रेजुएट हैं या साइंस से ग्रेजुएट हैं? साइंस मैथमेटिक्स ऑनर्स है मेरा। मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिर भी आपका मैथ्स कमजोर है। हाँ। अब तो आपने कोई रूटीन फॉलो किया था सीजीएल एग्जाम के लिए? हाँ, मैंने एक रूटीन बनाया था और उसी के अनुसार पढ़ाई करता था। 1-1.5 घंटे साइनोनॉम्स एंटीनॉम्स याद करता था, वर्ड मीनिंग्स याद करता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह याद किया करता था, और फिर 1 घंटा जीके याद किया करता था रेगुलर सुबह में। दोपहर में फिर एक मैथ्स का सेट, पहले तो वो पैटर्न था 100-200 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का मैथ, तो उसके लिए एक सेट रोज दोनों बनाता था। अब तो आयोग ने अच्छा कर दिया है। पहले मैं समझता था कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का इंग्लिश तो स्ट्रांग होता ही है, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करते हैं, और इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो मैथ भी ऑब्वियस है कि स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन आयोग ने बहुत अच्छा अब कर दिया है कि अब इंग्लिश का वेटेज और मैथ्स का वेटेज भी घटा दिया है, उसमें रीजनिंग और नए सिलेबस में रीजनिंग और जीके को इंक्लूड किया गया है। तो ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और हम लोग जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कि रेलवे या सचिवालय सहायक या बीपीएससी या एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, वो सीजीएल का एसएससी सीजीएल का भी तैयारी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रांग हो तो इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, मैथ पे फोकस करना पड़ता है, बाकी रीजनिंग और जीके है वो तो सभी कंपटीशन में पूछा ही जाता है सामान्य रूप से। सो एक तो अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का देना बंद कर दिया आपने या एसएससी का भी दे रहे हैं, और कौन सा एग्जाम अभी आप दे रहे हैं? एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना मैं उस समय बंद कर दिया था, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाने लगा था। उस समय के पैटर्न में लगता था मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो कि नौकरी करते हुए संभव नहीं था। 8 घंटे आप ड्यूटी कीजिए, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 12 घंटे इस तरह स्पेंड हो जाते हैं। फिर घर आके खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता जितना पहले अधिक पढ़ पाता था। तो एज कम्पेरेटिवली मैंने फिर वही सोचा कि जो पीछे का पहले का था मेरा तैयारी उसी को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, और फिर मैंने बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी वगैरह वगैरह के एग्ज़ाम देने मैंने शुरू किए, जिसमें कि छठी जेपीएससी का मैंने मेंस लिखा था, 64वीं बीपीएससी का मेंस लिखा मैंने, और फिर बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम फिर निकला, जिसमें ब्लॉक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ। और अभी भी इस बार का जो सचिवालय सहायक का फॉर्म निकला हुआ है वो भी भरा। झारखंड सचिवालय सहायक का भी फॉर्म निकला हुआ था, वो भी भरा था, हालांकि वो रद्द हो चुका है फिलहाल। और बिहार सचिवालय सहायक का भी एग्जाम दिया था मैंने, जो कि वो भी फर्स्ट सिटिंग में था हम लोग का 23 तारीख वाला, तो वो रद्द हो गया है। फिर वो आयोग ने कहा है कि 45 दिनों के अंदर में एग्जाम कभी हो सकती है, तो इस तरह पढ़ाई फिर चल रहा है। ठीक है, आपने जब सीजीएल एग्जाम का तैयारी शुरू किया था
तो उस समय आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी, या ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उस टाइम का जैसा सिलेबस था, ज़्यादातर लोग प्रीवियस पे फोकस करते थे, आपने कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश किया था? जहाँ तक मुझे अनुभव है अभी तक का, 33 ईयर्स ऑफ एज हो चुका है मेरा, तो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस। सिलेबस जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़िए, ना अधिक ना कम। तो सिलेबस के अनुसार मैंने अपना एक रूटीन बनाया था और रूटीन के अनुसार पढ़ाई करता था, और सेट जरूर बनाता था मैं रोज, एक सेट 2 सेट जरूर बनाता था, पेपर 1 और पेपर 2 का। और फिर उसी तरह बीपीएससी का भी सेट में बनाता था। अब तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कम से कम वीक डेज में एक सेट में जरूर बना लेता हूँ। चल रही है तैयारी इसी तरह। तो ज़्यादातर आपने भी प्रीवियस हाँ। सेट प्रैक्टिस किया हाँ, था? प्रीवियस ईयर या कोई भी सेट पेपर जो हो। नहीं, जैसे गांव के लड़के सोचते हैं कि आर्ट बैकग्राउंड होने पे उनको एसएससी क्वालिफाई करने में दिक्कतें आएंगी, तो क्या ये सच है? कितना नहीं, सच है? ये मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि जब मैं टैक्स सेक्शन ज्वाइन किया था, मेरे एक सीनियर थे, प्रिवेंटिव ऑफिसर 2013 बैच, योगेश कुमार। तो उनका बैकग्राउंड आर्ट्स ही था और उनका उम्र मेरे से भी कम था। तो इसलिए साबित होता है कि किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप बाद में कैसे करते हैं तैयारी उसका, क्योंकि कंपटीशन की पढ़ना तो पड़ता है। कितना दिन तैयारी करने से क्वालिफाई किया जा सकता है? अगर बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ा जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, न जीके आती है, न मैथ आता है, सब भूल चुके हैं जो, तो वो 1.5 साल अगर लगातार पढ़ लेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो मेरे ख्याल से कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी क्या एसएससी एग्जाम निकाल ही सकते हैं। आजकल बहुत सारे वीडियोज आते हैं, 6 महीने तैयारी करे और एसएससी क्वालिफाई करे, कितना सच्चाई है उनमें? नहीं इतना, अब जिनका पहले से अगर कोई प्रिपरेशन नहीं है, बेस अगर मजबूत नहीं है, जैसे कि अब तो एनसीईआरटी वगैरह सारे सारे क्लासेस में एनसीईआरटी ही पढ़ाए जाते हैं, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफ स्कूल। तो अगर उसमें से किसी ने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किया होगा पहले, तो उन लोग का हो सकता है संभव हो कि 6 महीने में, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत असंभव टाइप से है कुछ। 6 महीने में कोई भी एग्जाम मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। मुझे खुद लगता है 2 से या 3 साल लगा था। 12 साल के थे, 2 साल 2.5 साल लगा था। ठीक है, आपने 14 सीजीएल क्वालिफाई करके आपकी ज्वाइनिंग यहाँ 2016 में हुई थी। उसके बाद आप में कितना चेंजेज आया आपके डेली रूटीन में, और कैसा लगता है एक सरकारी ऑफिस ज्वाइन करके? सबसे पहले तो ये चेंज आया जो कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि प्रयास हमेशा रखते रहना चाहिए था। समझ में नहीं आया, लगा कि एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का नौकरी क्वालिफाई कर लिए हैं, बाग मार दिए, किताब को भी बंद कर दिए। 1-2 साल सारा रूटीन बर्बाद हो गया, बहुत पीछे का जो पढ़ा हुआ था सब भूल गया, उसको रिकवर करने में ही फिर 1 साल लग गया। और मुझे यहाँ आके पता चला कि दुनिया आगे और भी है, और भी अच्छी चीज़ों की तैयारियाँ हो सकती हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी हो सकती है, यूपीएससी की तैयारी करके बहुत लोग चले गए यहाँ से, मेरे ही बैच के कुछ लोग। फिर उसको रिकवर किया, फिर अभी तैयारी चल ही रहा है। अब सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप लोग जैसे लोग अपने दर्शकों को, दोस्तों को मार्गदर्शन देते हैं, हम लोग के समय में वो नहीं था। शायद रहता तो नौकरी होने में इतना देर भी नहीं होता। 26 साल की उम्र में मैं यहाँ ज्वाइन किया था टैक्स असिस्टेंट, 33 साल हो गया है, अभी भी पढ़ाई चल ही रहा है। तो कहीं भी किसी को भी अगर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप लोग अपने चैनल से ज़रूर उन लोग का मार्गदर्शन करें। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो मैं यहाँ पे अभी अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा सारे लड़कों को। हाँ, ये बहुत अच्छा है। और हो सकता है हम लोग अभी जितना प्रयास कर रहे हैं, इसमें जितने लड़कों को जो भी डाउट होते हैं उनको हम कवर नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर मेरे से, आइदर आपसे, क्योंकि चीज़ें बहुत होती हैं। और
सिर्फ तैयारी करना, जैसे हमारी जो स्थिति उस समय बनी हुई थी, हमें पता नहीं था कि किस पोस्ट के लिए लड़ाई लड़नी है। हमें बस था एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है नौकरी ले लेना और एक है। नौकरी ले हाँ, लेना है। लेकिन दुनिया उससे जब आप आगे आएंगे तो बहुत अलग है दुनिया। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि ये नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं ये होना चाहिए था। हाँ, ये वो लगेगा। सारी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें अभी पता नहीं होंगी। वो बस एग्जाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे बस क्वालिफाई करना है। तो इसके आगे क्या क्या दुनिया होती है आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। लेकिन थोड़ा और बात कर लेते हैं अरविंद वर्मा जी से कि जब आप 2016 में ज्वाइन किए यहाँ, जी, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कस्टम्स आता है। कस्टम्स सेक्शन क्या था आपका? अच्छा, मेरा सेक्शन था पोस्टल अप्रेजिंग डिपार्टमेंट, पीएडी। पीएडी में आप पोस्टेड थे? वही फर्स्ट टाइम पोस्टेड हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लगता था कि ऑफिस में काम कैसे करूँगा। सभी को अमूमन इसी तरह का अनुभव होता होगा। फिर धीरे धीरे सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, सिखाया नोटिंग कैसे करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कोई लेटर कैसे बनाना है, सिस्टम पे काम कैसे करना है, मेल डायराइज कैसे करना है। तो अभी कर पा रहा हूँ, सक्षम हूँ अभी। अभी आप किस सेक्शन में पोस्टेड हैं? अभी मैं प्रिंसिपल कमिश्नर टू एयरपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर पीएस के सेक्शन में पोस्टेड हूँ। तो अभी आपका वहाँ जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। वहाँ कितने बजे आपको ड्यूटी पे पहुंचना होता है? कितने बजे आप वहाँ से घर के लिए निकलते हैं? आपकी टाइमिंग क्या है? हम लोग अब प्रिंसिपल कमिश्नर के अंडर में डायरेक्ट हैं, तो 10 बजे तक तो रिपोर्टिंग टाइम और 6 बजे तक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे सर अगर हैं तो सर अगर 7 बजे तक रुके हुए हैं, 7:30 बजे तक रुके हुए हैं, तो सेक्शन में से किसी भी एक व्यक्ति को रुकना पड़ता है जब तक सर रहते हैं तब तक जनरली। लेकिन 10 से 6 में हो जाता है, वो सबसे टफ सेक्शन माना जाता है। तो 10 से 6 आपकी ऑफिस टाइमिंग है? जी। तो और आधे घंटा का ब्रेक रहता है खाने के लिए, कभी भी आप ले सकते हैं दिन भर के बीच में, 2, 2:30, 3 जैसे आप फ्री हुए। जी बिल्कुल। तो आगे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो ये तो काफ़ी लंबा होते जा रहा है क्योंकि हमने अभी इंट्रोडक्शन भी दिया, तो इन सब चीज़ों को लेके वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएससी के तब के सिलेबस और अब के सिलेबस में क्या फ़र्क है, और सिर्फ फॉर्म भर देना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए ही मेहनत करना है, इतना ही काफ़ी नहीं है। हर पोस्ट में क्या क्या फ़र्क है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रेफरेंस डालेंगे तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी पोस्ट सिलेक्शन क्या होगी, आपको कौन सा सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो उसके बाद रियलाइज होती है कि हमें ये बताने वाला कोई नहीं था। जी जी जी, यही सब समस्या मेरे साथ भी थी। वो तो टैक्स सेक्शन हुआ तो यही रह गया, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका सिर्फ पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता हाँ, है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो लड़कों को सिर्फ पता होता है कि ये सिलेबस है, ये पढ़ लेना है, क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, और अगर उसके लिए थोड़ी कम तैयारी हो रही तो थोड़ा और कितना एफर्ट देना चाहिए, कौन सा ओवरऑल कौन डिपार्टमेंट ज्वाइन करके बेटर लाइफ हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि हमने ये मिस्टेक किया था। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ तो बिल्कुल सत्य में घटित हो गया है। इसी जानकारी के अभाव में हम फिर सचिवालय सहायक ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि हम प्रेफरेंस पता नहीं था हमको सही से क्या भरना था। शायद कुछ ऐसा अगर प्रेफरेंस हम पहले भरे होते सचिवालय सहायक के बाद, ऐसा कोई प्रेफरेंस मेरा रहता जिसका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता, तो मैं उसे ज्वाइन कर लिया रहता अभी।
लेकिन ब्लॉक में होने की वजह से फिर उसको छोड़ना पड़ा मुझे। बहुत बुरा लगता है, अभी भी पछतावा भी होता है। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ भी ऐसी समस्याएं आई हैं, जो यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हमें दिल्ली ज्वाइन करना चाहिए था, हमें मुंबई ज्वाइन करना चाहिए था। मतलब समस्याएं ऐसी सामने आती है जो लगता है कि हमें ये बताने वाला कोई नहीं था। हाँ, इसके लिए ज़रूर आप मार्गदर्शन कीजिए अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आइदर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आइदर मेरे से मिलेगा या अरविंद वर्मा जी से मिलेगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि बस नौकरी निकाल लेना, उसके बाद का क्या सीन है ये आपको पता नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे सिटी में होती है जहाँ फिर पढ़ाई करने का, जैसे आपकी अगर पोस्टिंग पटना में होती है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग कोलकाता में होती है तो हम लोग अभी कोलकाता कस्टम्स क्वार्टर से बात कर रहे हैं आपसे। कोलकाता में सेल्फ स्टडी के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो और यहाँ पे ऑफिस का कैसा माहौल है, क्या सीन है, किस ऑफिस में क्या चल रहा है, ऑफिस के अंदर की बहुत सारी बातें होती है जो क्या सिचुएशन चल रहा है हर ऑफिस में, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये आप जब तक किसी से जुड़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए बेटर क्या है। तो आपको आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए अरविंद वर्मा जी को जाना है, शायद कुछ काम है इनको, तो अभी ख़त्म करते हैं इसी चीज़ पे, और आगे आगे आपको और भी बात बताएंगे। जैसे अभी तो ये टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर से मिलाने का, तो उनकी सैलरी में, उनके टैक्स स्लैब में कितना चेंजेज आता है, बहुत सारी चेंजेज आती है जो आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, और कभी भी कांटेक्ट करने में कोई संकोच नहीं करिए। आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।